सो हेलो एवरीवन, डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस। आज अपना रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में कवर है। तो आज आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा खत्म हो जाएगा। बाद में देखते हैं अपन कौन सा चैप्टर चालू करते थे या कोई हेड ले लेंगे अच्छा छोटा सा जो सिंपल हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते अब तक क्या क्या पढ़ा हमने। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हमने देखे थे बेसिक में क्या देखा था, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ये निवासी बोल के ट्रीट किया जाता है और सिटीजनशिप मतलब उस देश का नागरिक बोल के हम जाने जाते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल अपने को चेक करना पड़ता है। उसी के साथ साथ एक ही टाइम बहुत सारे देश का कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो सकता है। मतलब मैं एक समय पे बहुत सारे देश का रेसिडेंट हो सकता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूस स्टे इन वन कंट्री अपने को नहीं देखने का है, कंटिन्यूस स्टे नहीं देखने का है। मैं कुछ समय इंडिया में रह सकता हूँ, कुछ समय दुबई में, कुछ समय यूएसए में, ऐसे भी करके मैं पूरा क्राइटेरिया फिल कर रहा हूँ तो भी मैं रेसिडेंट बन सकता हूँ। उसके बाद अपन रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं, तो फर्स्ट हमने देखा था कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम अलग अलग होता है रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये चारों के लिए रेसिडेंशियल स्कोप ऑफ टोटल इनकम अलग अलग होता है। उसके बाद में टैक्स लायबिलिटी अलग आ सकती है इस वजह से। उसके बाद में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है और डबल टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद हम आ गए थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 6 हमें बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस सारे पर्सन के। तो उसमें फर्स्ट है अपना इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए अपने को वो एक तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो रेसिडेंट रहा तो अपने को दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन है अपनी कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए या फिर 60 डे इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में होना चाहिए उसका स्टे इंडिया में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो बंदा बन जाएगा रेसिडेंट। और अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा वो पर्सन ने तो बन जाएगा, इंडिविजुअल ने तो बन जाएगा वो नॉन रेसिडेंट। उसके बाद अगर वो रेसिडेंट बन गया तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे, एक तो ROR बनाएंगे या फिर RNOR बनाएंगे उसे। तो ROR बनाने के लिए आपने को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कितने? दोनों। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है आपने को वो पिछले 10 सालों में 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 2 साल रेसिडेंट, तो 2 साल कम से कम 2 साल रेसिडेंट रहना चाहिए या उससे ज्यादा रेसिडेंट रहना चाहिए। या फिर वो 730 डे इन प्रीवियस 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए। तो वो बन जाएगा ROR, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की तो वो बन जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद हम आ गए थे उसका जो इंडिया से जा रहा है और वो जो इंडिया में आ रहा है वो दोनों दिन हम इंडिया में उसके काउंट करेंगे। उसके बाद आगे थे हम कुछ स्पेशल केस में जिसमें हम देखे थे इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में हम बस 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर 182 डेज अगर वो बंदा इंडिया में रह गया तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। उसके बाद हम आ गए थे इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर। तो शिप क्रू मेंबर भी रहा तो उसके लिए 182 डेज का अपन क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड विजिट इंडिया। अगर वो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, यहाँ पे कोई इनकम नहीं देखने की, अगर वो 182 डेज से अगर ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे कर लिया उसने तो हम उसे रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड्स आउटसाइड एंड विजिट इंडिया एंड उसका टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इंडिया का इनकम उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो हम उसमें दो कंडीशन चेक करेंगे। तो स्टे इन इंडिया 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर 182 डेज वाली कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली तो उसको डायरेक्ट रेसिडेंट बना देंगे और अपने दो ऊपर की दो कंडीशन है 2 ईयर और 730 डेज वाली कंडीशन से हम उसे रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेंगे। अगर वो 120 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया और उसने एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ये कंडीशन से उसने अगर रेसिडेंट बन गया है वो तो उसको हम RNOR बना देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हम RNOR कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में हम आए थे इंडियन सिटीजन
एंड नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको हम डायरेक्टली RNOR ट्रीट कर लेंगे, उसमें भी कोई कंडीशन नहीं देखेंगे। कोई इनकम 15 लाख से अगर ज्यादा है तो बस उतनी इनकम देखेंगे और बाकी कोई कंडीशन अपन चेक नहीं करेंगे, ये बन जाएगा RNOR। उसके बाद अपन ने एक शॉर्ट में लिखा था, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया और विजिट कर रहा है तो 120 दिन से अगर उसने कम स्टे कर लिया इंडिया में तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। 120 दिन से 182 डेज तक उसने स्टे कर लिया तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना RNOR बन जाएगा ये केस में। और 182 डेज से अगर ज्यादा स्टे कर लिया उसने तो रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद में हम दो कंडीशन चेक कर लेंगे ऊपर की, RNOR और ROR के लिए। उसके बाद हम गए थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए तो उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे। उसके बाद में शिप क्रू मेंबर के लिए हमने एक कंडीशन देखी थी कि जो पीरियड उनका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेंशन है तो वो पीरियड के लिए हम ऐसा ट्रीट करेंगे उसे कि वो इंडिया के बाहर स्टे कर रहा है। उसके बाद आ गए थे अपन अदर देन फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन, जिसमें आता है इंडियन इनकम और बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। उसके बाद हम पढ़े थे HUF का, तो HUF में हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो वो बन जाएंगी HUF बन जाएंगी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाएंगी। टोटली पूरा इंडिया में उनका कंट्रोल नहीं, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो वो नॉन रेसिडेंट, होली और पार्टली भी सिचुएटेड इन इंडिया रहा तो HUF अपना रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद में कर्ता अगर ROR बन गया तो HUF ROR बन जाएंगी, कर्ता अगर RNOR बना तो HUF भी अपनी RNOR बन जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपने को देखना है डिफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट मेयरली हैविंग राइट टू कंट्रोल और मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखे थे कंपनीज का स्टेटस, कंपनी इंडियन कंपनी रही तो ऑलवेज रेसिडेंट मान लेंगे, फॉरेन कंपनी रहेगी तो अपन पोयम चेक करेंगे। पोयम अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो कंपनी बन जाएंगी रेसिडेंट, पोयम अगर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो कंपनी बन जाएंगी नॉन रेसिडेंट। पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखे थे जो बाकी के पर्सन है उनके लिए भी हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो वो पर्सन को हम रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़े थे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो लिखा है अपना सेक्शन नंबर 5 में। तो पहले तो जो इंडिया में इनकम रिसीव्ड हुई, फर्स्टली इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, तो ये तीनों पर्सन के लिए ROR, RNOR और NR और अपना रेसिडेंट जो नॉर्मल पे केस में लगता है, तो ये सारे लोगों के लिए ये इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। कौन सी? इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, तो इंडिया वाली केस में तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएंगी। उसके बाद अगर रेसिडेंट रहा तो रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, तो मतलब उसने दुनिया में कहीं भी पैसा कमाया हो तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इनकम उसके टोटल इनकम में हम कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में RNOR के केस में इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। उसी के साथ साथ इनकम विच अक्रूड और अराइज इन आउटसाइड इंडिया बट उसका कंट्रोल, जो बिजनेस है वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या फिर जो प्रोफेशन है वो सेटअप इन इंडिया है, तो वैसा इनकम उसका हम टोटल इनकम में कंसिडर कर लेंगे। और NR की केस में जो इनकम है अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड जो है वो हम इंडिया का ही कंसिडर करेंगे और उनके टोटल इनकम में लेंगे। इनको कोई भी अपन बाहर का इनकम इनका टैक्सेबल नहीं किए थे। बाद में आपको लॉजिक बताया था मैंने ROR का, RNOR का। उसके बाद में हम देखे थे इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, तो टैक्सेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब सारे लोगों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। और रिसीव्ड इन इंडिया मतलब जो रिसिप्ट है वो इंडिया में होनी चाहिए, रिसिप्ट इंडिया में होना चाहिए, रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए, पर जो रिसीव्ड होने के बाद जो रेमिटेंस है वो अपन यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। जो फर्स्टली रिसीव्ड हुआ है बस उतना ही चेक करेंगे। हम आज एग्जांपल लेंगे तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आ गए थे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें हमने 3 केस देखे थे, एक कंट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ 12% इन RPF और उसके ऊपर का इंटरेस्ट अगर 9%, 9.5% से अगर ज्यादा है तो हम उसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो
किसमें, पेंशन स्कीम में, 80CCD2 के एक पेंशन स्कीम में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हो गया हो तो उसको हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम URPF टू RPF तो उसको भी हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में अक्रू और अराइज का हमने एक छोटा सा देखा था, मतलब कि क्या होता है। उसके बाद हम आए थे डीम टू बी अक्रू और अराइज की बड़ी लिस्ट चालू की थी हमने कि ये इनकम दुनिया में कहीं भी रिसीव किया हो, कहीं भी अक्रू हुआ हो, कहीं भी रिसीव्ड हुआ हो, ये हम मान लेंगे, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं देखेंगे, हम मान लेंगे कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो चुकी है। तो उसमें फर्स्ट देखा था हमने सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, जो सैलरी पेएबल है और सर्विस रेंडर की जा रही है इंडिया में, जिसके ऊपर वो बंदे को सैलरी मिल रही है, तो हम उसको इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज मान लेंगे। उसके बाद में सैलरी पेएबल बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी बंदे को बाहर के सर्विस के लिए कोई भी पैसे दे रही है तो उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। उसमें अलाउंस और परक्यूजिट हम नहीं देखेंगे, लेंगे वो पर्सन का, बस सैलरी वाला पोर्शन लेंगे। वो भी हम आज एग्जांपल में समझा दूंगा मैं आपको, आज एग्जांपल करेंगे उसमें। तो ये एग्जाम्प्ट होते हैं 10(7) में, तो ये अपन अलाउंस और परक्यूजिट नहीं लेंगे। उसके बाद में डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, कोई भी डिविडेंड इंडियन कंपनी में पेड किया तो वो हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अब ये तीन चीजें कौन कौन पेड कर सकता है, एक तो रेसिडेंट पेड कर सकता है, गवर्नमेंट, और एक नॉन रेसिडेंट पेड कर सकता है। अगर रेसिडेंट ने पेड किया तो ये तो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएंगे, एक्सेप्ट अगर ये जो पैसा उसने कोई भी बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए सेटअप करके रखा होगा तो वो अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। उसके बाद में मेकिंग मनी फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया रहा तो उसको भी हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया होगा इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए, हम उसको रीजन नहीं मानेंगे, वो मान लेंगे हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो चुका। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट ने कोई भी पैसा अगर दिया हो और वो यूटिलाइज हुआ हो इंडिया में बिजनेस के लिए और कोई भी सोर्स क्रिएट करने के लिए, इंडिया से कोई भी सोर्स जनरेट कर रहा हो, इनकम सोर्स किया हो उसने तैयार नॉन रेसिडेंट ने, तो हम मान लेंगे जी जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई है। यहाँ तक हम आ गए थे। 10 मिनट हो गए रिवीजन करते करते, तो आपका ऐसा ही मस्त 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज हो सकता है, इजी चैप्टर। तो उसके बाद चलो आज अपन बात करते हैं। अब ये देखो, अब ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा था नॉन रेसिडेंट का, तो एक एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल लिख लेते इसका कि देखो एग्जाम्पल, पिंक पेन से लिखते, पिंक एग्जाम्पल। तो ये देखो लिख लो, ये क्या लेते, केटी पेरी लो, केटी पेरी नहीं पता आपको, सिंगर है, बोरोड, केटी पेरी ने बोरो किए, किससे किए, मनी फ्रॉम इमा वॉटसन, हैरी पॉटर। अब केटी पेरी ने इमा वॉटसन से पैसे बोरो किए और ये इन्वेस्ट कर दिए, टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब केटी पे कर रही है इंटरेस्ट, इसको टू ईमा, जो पैसे बोरो किए उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना केटी को, तो केटी इंटरेस्ट दे रही, तो ये इंटरेस्ट, अब ये देखो केटी ने तो इंटरेस्ट पे किया है, केटी ने पैसा बोरो किया, पैसा बोरो करके वो इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो ये शेयर परचेस करना क्या कोई बिजनेस है, नहीं, ये शेयर्स परचेस करना क्या कोई इनकम सोर्स जनरेट कर रही केटी, नहीं, शेयर्स को हम कोई भी इनकम सोर्स नहीं मानते हैं।
इनकम सोर्स नहीं मानते तो बिजनेस भी नहीं है ये, या फिर कोई इनकम सोर्स भी क्रिएट नहीं कर रही, तो ये जो इंटरेस्ट अब केटी दे रही है ईमा को जो इंटरेस्ट पे कर रही है, बोरो किया है उसने मैंने, तो इंटरेस्ट जो पे कर रही है, क्या है ये अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे? नहीं। शेयर्स जो है वो बिजनेस नहीं है, ना ही कोई इनकम का सोर्स जनरेट कर रही है इंडिया में। डिविडेंड मिलेगा वो अलग बात, पर वो डिविडेंड को हम सोर्स नहीं मान रहे, हम सोर्स नहीं मान सकते डिविडेंड को। तो ये जो इन्वेस्ट किया है उसने पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है ईमा को, हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज नहीं मानेंगे। तो यहां पे लिख लो, नॉट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये हम मानेंगे ही नहीं कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। समझा? चलो इतना हो गया था अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं पूरी लिस्ट की, जो हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया की लिस्ट पर रही है, हम मान लेंगे ये 4 पॉइंट हो गए हम अपने, कि ये हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। फिर वो कहीं भी रिसीव हो, कैसे भी रिसीव हो, हम मान लेंगे। उसके बाद अपन अब 5वां पॉइंट पढ़ते हैं इसमें का। चलो 5th पॉइंट लो, और ये शायद आखिरी पॉइंट है, नहीं और एक पॉइंट आएगा, आखिरी पॉइंट और देखिए 5वां पॉइंट लिखो, एनी इनकम अक्रू और अराइज, एनी इनकम अक्रू और अराइज टू एन assessee in any place outside India, any place outside India, whether directly or indirectly। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनी इनकम अक्रू और अराइज टू एन असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी होनी चाहिए और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। कहां कहां से आ सकती है इनकम, कहां कहां से? टू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन, any business connection in India। तो कोई भी इनकम, अगर कोई भी इनकम बिजनेस कनेक्शन से जनरेट हो रही है, कोई भी असीसी को, कोई भी पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया रहा उसका। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इंटर में नहीं दी गई है, तो ऐसा समझ लो कोई भी एजेंट, कोई भी पर्सन का एजेंट इंडिया में काम कर रहा है और वो पर्सन की वजह से उसको इनकम जनरेट हो रही है, ये हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये इंडिया हुई है। ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा कि एजेंट है, किसी भी पर्सन का एजेंट है, वो इंडिया में काम कर रहा है और उसके वजह से उसको इंडिया से इनकम हो रही है, तो वो हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। और हम मान लेंगे इसके ऊपर ये जो इनकम है ये हम उसके टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, हम मान लेंगे। तो कोई भी इनकम बिजनेस कनेक्शन से जनरेट हुई हो या फिर टू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, अब कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर स्टे कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी
उसका प्रॉपर्टी है, उसका गोवा में एक बंगलो है, गोवा में एक बीच के किनारे एक बंगलो है और उसके ऊपर उसको रेंट आ रहा है, तो हम ये मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है और ये इनकम आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। समझा? तो एनी पर्सन एनी इनकम अराइज अक्रू और अराइज टू एनी एसएसी in any place outside India, whether directly or indirectly through business connection or through property in India. उसके बाद थर्ड पॉइंट, और फ्रॉम एनी asset or source of income in India, of income in India। तो कोई भी असेट या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में रहा वो पर्सन का और उसका इनकम उसको बाहर मिल रहा है पर उसका सोर्स इंडिया में, वो असेट इंडिया में, तो हम मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। अब कोई भी पर्सन है, समझो पीटर स्पाइडरमैन है अपना, पीटर पार्कर, और पीटर पार्कर ने उसकी एफडी करके रखी है इंडिया में एसबीआई में, तो उसके ऊपर कोई भी उसको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ये सोर्स हो रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए ये इंटरेस्ट, तो ये हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। फोर्थ पॉइंट लिखो, टू और फ्रॉम, एक मिनट, और फ्रॉम मतलब टू द ट्रांसफर of capital asset in India, तो कोई भी कैपिटल असेट उसने ट्रांसफर किया हो और उसको कैपिटल गेन जनरेट हो रहा होगा तो हम मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। अब आपके दिल में एक ख्याल उठ रहा होगा, एक गुदगुदी सा ख्याल उठ रहा होगा, एक गुदगुदी हो रही होंगी अपने दिल में कि ये कैपिटल असेट क्या है। ये हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में पूरा अपने को कैपिटल असेट के साथ ही खेलना है, तो हम ये कैपिटल असेट अपन कैपिटल गेन में आराम से पढ़ेंगे। अब बस इतना याद रखो कि कोई भी इनकम, कोई भी पर्सन को कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी उसकी इंडिया में और उसके वजह से उसको कोई भी इनकम हो रहा है, या कोई भी असेट और सोर्स ऑफ इनकम उसका इंडिया में है और उसके वजह से उसको इनकम हो रहा है, या कोई भी कैपिटल असेट उसने ट्रांसफर की और उसके वजह से उसको इनकम जनरेट हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। हम कोई भी उसकी फर्दर कंडीशन चेक नहीं करेंगे, कहाँ रिसीव हुआ, कैसे रिसीव हुआ, क्यों रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, मान लें। भाई ने बोला ना करने का तो करने का, इनकम टैक्स ने बोला ना डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया तो मान लें। समझा? समझ में आया कि अब ये जो रूल बना, ये जो फिफ्थ पॉइंट बना, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देके रखे तो अब इजी एक्सप्लेनेशन है, कुछ ज़्यादा एकदम ऐसे डीप में समझने लायक नहीं है, पर बाय चांस कोई एमसीक्यू वगैरह आ गया आपको नसीब से, तो एमसीक्यू के लिए अच्छे तो हम एक सेंटेंस में आराम से लिख लेंगे पूरे एग्जांपल्स, सॉरी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद अपना एक ही कंडीशन बाकी है, वो भी 2-3 लाइन में हो जाएगा और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने के और हो जाएगा आपका चैप्टर। ना लिखना हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसका ऑपरेशन इंडिया से कैरी आउट नहीं हो सकता, मतलब इंडिया में उसका कंट्रोल नहीं है, कोई भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तो यार लॉजिकली ना ये अपन इनकम डीम टू बी अक्रू और इंडिया मान ही नहीं सकते। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए रखा है उन्होंने कि कोई भी बिजनेस ऐसा है
जो इंडिया से कैरी आउट नहीं हो रहा है या फिर उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। पर जितना इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में, या फिर जो इनकम इंडिया से बिजनेस कैरी आउट होने की वजह से इनकम हो रहा है, जनरेट हो रहा है इंडिया में, तो उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इंडिया में मानेंगे। समझा? बिजनेस अगर, चलो लिख लेते हैं एक बार, फिर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता, इजी जाएंगे आपको समझने में। देखो, इन केस, ग्रीन पेन से लिखते हैं, इन केस ऑफ बिजनेस in respect of which all operations are not carried out in India, तो हम उसको इनकम ऑफ बिजनेस डीम टू अक्रू or arise, deemed to be approved or arise in India, shall be only such part of income, as is reasonably attributable to operations carried out in India. तो कोई भी बिजनेस जो इंडिया से कैरी आउट नहीं हो रहा है, तो उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। पर कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसमें से इंडिया में कैरी आउट होने की वजह से उसका रीजनेबल एट्रीब्यूटेबल जो इनकम है, जो रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल इन इंडिया हो रहा है, तो हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। ये एक्सप्लेनेशन है यार, ये मतलब इजी यार का क्या बोले आप, इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर कुछ एमसीक्यू वगैरह आ गए तो आपको याद होना कि ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। उसके बाद में सेकंड एक्सप्लेनेशन है अपना, लिख लो, ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। इफ नॉन रेसिडेंट, एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, परचेज गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, कोई भी पर्सन ने, नॉन रेसिडेंट ने परचेस किया है इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम मान लेंगे कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। ऐसा ही लिखा है, लिखो आप। नो इनकम shall be deemed to be accrue or arise in India। उसके बाद कोई भी न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है, कोई भी पब्लिशर है जो इंडिया के बाहर है, उसका बिजनेस भी इंडिया के बाहर है, पर वो इंडिया से न्यूज कलेक्ट करने के लिए आ गया है,
अब कोई भी पर्सन है, समझो पीटर है अपना स्पाइडरमैन, इंडिया में आ गया लटकते लटकते, तो इंडिया में आ गया, उसने अपना बजट देखा कि बजट रिलीज हुआ है अपना, और इसकी न्यूज उसने बाहर पब्लिश कर दी। रिपोर्टर था अपना स्पाइडरमैन, फोटो खींचता था हर एक जगह जा जाके, पर उसके मालिक को पता ही नहीं था यही स्पाइडरमैन है और यही पीटर है और यही कैमरामैन है अपनी न्यूज़पेपर का। तो वो इंडिया आ गया, फोटो खींचते खींचते इंडिया में आ गया, उसने अपने न्यूज़ के लिए फोटो क्लिक कर लिए इंडिया में और चला गया फिर से, और उसने उसको इंडिया से बाहर पब्लिश कर दिया। कहाँ भी पब्लिश कर दिया, न्यूयॉर्क, यूके, कहीं भी उसने पब्लिश कर दिया। तो ये हम मान लेंगे कि ये इनकम ड्यू टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, वो बस फोटो क्लिक करने आ गया था या कोई न्यूज़ लिखने आ गया था और चला गया फिर से, और उसका सब बाहर है, सब बाहर है, उसने पब्लिकेशन उसका बाहर है, न्यूज़पेपर उसके बाहर है, टीवी चैनल भी रहा वो भी बाहर है। तो हम मान लेंगे ये इनकम ड्यू टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं। लिख लो भाई, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जैसे दी है वैसे मैं बोल रहा हूँ। कलेक्शन of news and views in India। व्यूज इन इंडिया मतलब यूट्यूब वाले व्यूज नहीं रे भाई, क्या व्यूज मतलब इंडिया की व्यूज, इंस्टाग्राम की व्यूज, यूट्यूब की व्यूज नहीं, व्यू मतलब देखने के लिए है वो इंडिया में। इन इंडिया बाय एनआर, एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, तो हम ये मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अनाइज इन इंडिया नहीं है। नो इनकम नो इनकम होगा ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया अब यहाँ पे सारे केसेस आ जाएंगे, तो यहाँ पे जगह नहीं बची, तो यहाँ पे लिख लो एक बार, इंक्लूड्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भले, मैं नोट्स वगैरह डालते रहूँगा, कुछ लेक्चर का अपडेट वगैरह आपको नोटिफिकेशन नहीं आए आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंक्लूड्स न्यूज़ एजेंसी, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और जर्नल्स। तो कोई भी प्रकार का न्यूज़पेपर पेपर रहो, मैगजीन्स रहो, जर्नल्स रहो, उसके लिए कोई भी बाहर का इंसान इंडिया में आया, उसने फोटोज़ क्लिक किए, व्यूज़ लिए, कोई भी कलेक्शन किया और उसने बाहर छाप दिया, वो न्यूज़ छाप दिया, पेपर में प्रिंट दे दिया या टेलीविजन पे कोई भी न्यूज़ दे दिया, तो वो अपन नॉट डीम टू बी अक्रू और इंडिया, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद में कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर का इंडिया में फिल्म शूट करने के लिए आ रहा है, फिल्म शूटिंग के लिए आ रहा है, तो ये फिल्म शूटिंग है ना, अब इंडिया में अगर उसने फिल्म रिलीज कर दी तो ये उसकी इंडियन इनकम हो जाएगी। अब मार्वल वालों ने इंडिया में कोई भी स्पाइडरमैन का पार्ट रिलीज कर दिया, आयरन मैन फिर से जिंदा हो गया, हल्क कुछ ला लिया, हल्का नया फिर से, लोकी आ गया फिर से कहीं, तो ये जो इंडिया से उन्होंने इनकम जनरेट की है इंडियन थिएटर से, तो ये इनकम मान ली जाएंगी उनकी इंडिया में, पर उन्होंने खाली शूटिंग इंडिया में की और उसका पूरा
जो रिलीज है वो बाहर देश में किया है, इंडिया में कोई भी नहीं, तो हम ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। वो बस फिल्म शूटिंग के लिए आए थे और शूटिंग करके चले गए, ना उन्होंने इंडिया में रिलीज किया कुछ, ना पब्लिश किया कुछ भी। ये सब बस शूटिंग के लिए आए और शूटिंग करके इंडिया से बाहर चले गए। इंडिया से बाहर ही उन्होंने पब्लिश किया, इंडिया से बाहर ही उन्होंने रिलीज किया उनकी मूवी। तो हम ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे ये इनकम को। लिख लो ये भी। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी, ओ ओ फिल्म फिल्म क्या लिखा है? फिल्म्स इन इंडिया। तो हम ये मान लेंगे नो इनकम, इनकम शैल बी डी टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये हो गया। बट अब ये कंडीशन है, ये हम तो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया तो नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, पर इसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो भी हम ये मानेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं। पर ये तीन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई या एक भी कंडीशन उसने ब्रीच हो गई ये कंडीशन, तो अब ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब इसमें कंडीशन लिख लो, ओनली इफ नो इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली इफ सच एन आर इज, सबसे पहली कंडीशन, इंडिविजुअल एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो एनआरए वो इंडियन सिटीजन नहीं होना, फिल्म शूट करने आया था इंडिया में तो ये बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं होना, और इंडिविजुअल होना, इंडिविजुअल होना और इंडिया का सिटीजन नहीं होना, और वो फिल्म शूट करने आया इंडिया में और इंडिया से बाहर चला गया और उसने रिलीज कर दी इंडिया के बाहर फिल्म, तो ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। सेकंड कंडीशन, डज नॉट हैव एनी पार्टनर who is citizen of India or resident in his firm। अगर उसकी फर्म है, वो एनआरए वो इंडिया में शूट करने वाला है कोई भी मूवी, उसकी एक फर्म है, तो उसमें का कोई भी पार्टनर उसका इंडियन सिटीजन होना, ना ही इंडिया का रेसिडेंट होना। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन रहा या फिर इंडिया का रेसिडेंट रहा तो वो इनकम जो भी अराइज हो रही है वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। कोई भी एनआर बाहर से है, बाहर से इंडिया में शूट करने आ रहा है, कोई भी फिल्म शूट करने आ गया है और वो इंडिविजुअल है और इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो हम वो इनकम डीम टू बी अप्रूव और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन भी नहीं है और इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं है, तो हम वो जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वो डीम टू बी अप्रूव और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। और तीसरी कंडीशन है डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर who is citizen of India or resident in his firm।
सॉरी, इन हिज कंपनी, इन हिज कंपनी। तो ये अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम मानेंगे कि ये जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया से बाहर जनरेट हो रही है और ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। समझा? ओके। उसके बाद में कोई भी हीरा, हीरा हीरा आने वाला हीरा नहीं बाबा, हीरा हीरा मोती हीरे, डायमंड 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 रिंग, डायमंड वो ग्लास में पी जाते हैं ऐसे रोमांटिक मूवी में और गले में अटक देती है, ऐसा होता है वो। तो कोई भी डायमंड, कोई भी बाहर की कंपनी है और उन्हें डायमंड, अनकट डायमंड इंडिया में लाया और उसका बस व्यू दे रहे वो इंडिया में, उसका बस व्यू दे रहे इंडिया में, तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है इंडिया में, ये हम इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ये अनकट डायमंड, ये अनकट डायमंड, ये अनअसॉर्टेड डायमंड जो है, अनअसॉर्टेड वर्ड भूल गया था मैं। तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है इंडिया में, उन्होंने डिस्प्ले किया इंडिया में, ये बस उसका प्रदर्शन बोलते हैं हम, प्रदर्शन या मराठी में प्रदर्शन बोलते होंगे या फिर हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन होता है तो डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट। अगर कोई भी डायमंड उन्होंने डिस्प्ले किया तो हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है बात का, ये एक्सप्लेनेशन आ गए तो मैं वैसे के वैसे दे रहा हूँ आपको। अगर कोई भी एमसीक्यू आ गया, बाय चांस एमसीक्यू में ही काम आ सकता है, ऐसे एक्सप्लेनेशन तो पूछेंगे नहीं, पर कोई भी आ गया एक आधा पॉइंट गलती से तो आपको मदद हो जाएगी इससे। चलो ये लिख लेते हैं, एक्टिविटी conform to display of uncut and unassorted diamond in any zone which is notified by CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी जोन ऐसा वहाँ पे कोई भी कंपनी ने अगर डायमंड डिस्प्ले किया है, अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड डिस्प्ले किया है, तो कोई भी इनकम अगर जनरेट हो रही होंगी उसे, तो हम मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। तो नो इनकम shall be deemed accrue or arise in India। अनकट डायमंड का कोई भी डिस्प्ले किया तो वो इनकम हम इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है ऐसा मान लेंगे। ये हो गया। अब अपनी लास्ट कंडीशन, ये तो कुछ एक्सप्लेनेशन थे, अब सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन है अपनी। कंडीशन मतलब ये इनकम हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अगर किसी ने पहले इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो एक हेड है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें गिफ्ट अगर 50 लाख की कंडीशन देके रखी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको अदर सोर्सेज में पढ़ाया जाएगा कि 50 लाख की 50,000 की लिमिट होती है। 50,000 के ऊपर अगर कोई भी गिफ्ट रहा, देखेंगे अपन 56 में, 56 सेक्शन नंबर 56 में देखेंगे, तो कोई भी ऐसी अदर सोर्सेज की इनकम रही जो 50,000 से ज़्यादा हो गई गिफ्ट की वजह से, तो इनकम वहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है। वो अपन अदर सोर्सेज में देखेंगे। तो यहाँ पे क्यों बता रहा है भाई, तो कोई भी इंडियन ने, कोई भी इंडियन रेसिडेंट ने या फिर कोई भी
इंडिया का पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट को RNOR को या फिर कोई भी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट एंटिटी को अगर कोई भी अमाउंट दे रहा है और वो विदाउट कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा है, गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन है मतलब गिफ्ट में दे रहा होगा या कोई भी चीज के लिए दे रहा होगा, पर विदाउट कंसिडरेशन है और वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो ये जो इनकम है वो RNOR या फॉरेन कंपनी या फिर जो एंटिटी है नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट एंटिटी है उनके लिए ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। ये इंडिया के बाहर बैठा है ये आदमी, पर उसका गिफ्ट ही वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है जो रेसिडेंट पे कर रहा है उसको। अगर कोई भी रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी या RNOR है और उसको 50,000 से ज्यादा अमाउंट पे कर रही है, रेसिडेंट पर्सन 50,000 से ज्यादा अमाउंट इनको पेड कर रहा है और ये जो पे कर रहा है ये विदाउट कंसिडरेशन देखा है, मतलब कोई भी उसने चीज या सर्विस रिसीव नहीं की, डायरेक्ट उसने 50,000 दे दिए एज ए गिफ्ट दे दी या कोई भी सिचुएशन में दे दिए हो विदाउट कंसिडरेशन, तो ये हम उस RNOR उस फॉरेन कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट एंटिटी के हाथ में हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। तो लिखो एनी सम पेड बाय रेसिडेंट टू, एक तो नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी और RNOR अगर ये इनकम अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है और ये विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये जो अमाउंट है हम मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, ये हम मान लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। समझा? यहाँ पे आपका पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के आपके कंसेप्ट होते हैं खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म। तो एक बार रिवाइज कर ले, नहीं तो चलो बाद में कभी कर लेंगे पूरा रिवीजन। अब एक बार क्वेश्चन देखते अच्छे देख लेते, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करने का, एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो आराम से, मेरे साथ ही देख लो और बाद में आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलो ये मैंने निकाल लिया अपने ICAI का मॉड्यूल, जो अपनी भगवद गीता है, जो अपना कुरान है, जो अपना बाइबल है। तो देखो क्या क्या है अपने को एक बार देख लो, अब मैंने जो जो पढ़ा है वो सही से पढ़ा है या नहीं। देखो सेक्शन 6 से सेक्शन 5, इसमें इंडिविजुअल AOP BOI उनका अगर रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल HF रेसिडेंट है, डीम रेसिडेंट इंडिविजुअल है ROR RNOR NR। उसके बाद में जो इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखा था हमने, ये देखो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इनकम रिसीव्ड टू बी डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, और जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या फिर प्रोविजन सेटअप इन इंडिया है वही इनकम इनका टैक्सेबल होगा RNOR के लिए, और NR के लिए बस इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है वही इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। ये इन्होंने चार्ट में दिया है शॉर्ट में। उसके बाद में हम देखो इंडिविजुअल, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने ROR RNOR NR पढ़ा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पढ़ा, ये HF के अलावा होता है हमने पढ़ लिया, ये देखो ये पढ़ लिया। उसके बाद ये देखो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। उसके कुछ एग्जाम्पशंस, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, शिप क्रू मेंबर
उसके बाद में इंडियन सिटीजन, ओरिजिन, विजिट्स इंडिया और कैटेगरी ट्रीटेड, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज की कंडीशन देखिए आएगा, वो सब लिखा है मैंने। ये देखो 4 ईयर 365 182 ये सब मिल जाएंगे आपको। ये देखो जो शिप क्रू मेंबर का है, ये कंडीशन बोला था मैंने आपको, कौन सा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का आ गया वो, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पीरियड एक्सक्लूड करना है अपने को। अच्छा यहाँ पे दिया है इन्होंने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो चलो उसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं आप। ये देखो एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इतनी रखते हैं, चलो छोटा कर लेते तो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आनंद नाम का कोई भी पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ शिप क्रू मेंबर है ऑफ सिंगापुर बाउंडेड शिप। सिंगापुर बाउंडेड मतलब इंडिया से जा रही सिंगापुर और उसको निकलना है इंटरनेशनल, और डिपार्टिंग फ्रॉम द चेन्नई 6 जून को निकल रही है यहाँ से। ये फॉलोइंग पीरियड दिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है अपने को, और वो assume that he stay in India last 4 previous year is 400 day, 4 साल में 400 दिन वो इंडिया में रह चुका है। तो अब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एक तो ज्वाइनिंग की डेट दे रखी रही, और जब वो साइनिंग ऑफ कर रहा है तो ये डेट दे के रखी है। तो मैंने क्या पढ़ा था, जो डेट इंक्लूड है, मतलब ये जो पीरियड है इन दोनों में का पीरियड ये तो अपन इंडिया से बाहर कंसीडर करेंगे, पर ये दोनों डेट भी हम इंडिया से बाहर कंसीडर करेंगे। और इंडिया से बाहर कंसीडर करने के बाद वो इंडिया में उसका स्टे अगर 182 डेज से, क्योंकि इंडियन सिटीजन है प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर है, इनके लिए बस हम एक ही कंडीशन देखेंगे 182 डेज वाली, उसके अलावा कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अगर वो 182 डेज से, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने, तो हम उसको रेसिडेंट बना देंगे। पर उसके लिए हमको उसका स्टे चेक करना पड़ेगा। स्टे चेक करने के लिए पूरे ईयर के पूरे 300, अब ये लीप ईयर है अपना, लीप ईयर 2024 अपना लीप ईयर है। फेब में अपने 29 डेज होंगे, तो अपने टोटल नंबर ऑफ ईयर जो डेज है अपने 366 डे आएंगे। तो 366 डे में से अपने को ये जो पीरियड है ये अपने को माइनस करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड हमने माइनस किया, ये कुछ नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे यहाँ पे। और ये अगर 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे रहा उसका, ये अगर 182 डेज से ज्यादा आए तो हम उसको मान लेंगे कि ये इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर है, ये हम इंडियन रेसिडेंट है उसको मान लेंगे अगर ये 182 डेज से अगर ज्यादा हुआ तो, क्योंकि हम उसको ये जो पीरियड है वो अपन स्टे आउटसाइड इंडिया कंसिडर करते हैं। समझा? तो देखते हैं अब, ये देखो यहाँ पे अपने को पीरियड निकालना पड़ेगा, रफ में निकाल लेते हैं, रफ में निकाल लेने का। चलो जून में कितने दिन होते हैं, 30 माइनस 5, क्योंकि 6 जून भी अपने को कंसिडर करना है कि इंडिया के बाहर स्टे उसका, तो 5 जून तक ही वो इंडिया में, तो 6 से मतलब इसके 25 दिन बाकी है। चलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 9th इसके 9 पूरे कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपने को ये पूरे इसका पीरियड और ये दोनों डेज भी अपने को इंडिया के बाहर कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसके कितने डेज हो गए, देखो 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9 187 बराबर है ना। 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9 187 डेज उसने इंडिया के बाहर स्टे कर लिया है। तो 366 अपना लीप ईयर है, उसमें से अपने को 187 माइनस करना पड़ेगा। ये 187 माइनस हो गया प्लस 366 यहाँ पे 179 182 डेज से उसका कम है स्टे इंडिया में, तो हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बना दिया तो उसको ROR कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये नॉन रेसिडेंट हो गया है। तो देख लेते हैं आप अपना आंसर सही है क्या। तो देखो यार, देखो 25 31 31 30 31 30 9 बराबर है। ये देखो 366 डे आ गए, लीप ईयर है अपना। अपने को ये कहा, ये देखो AY कौन सा है अपना
24-25, तो अपने को प्रीवियस ईयर का स्टेटस चेक करना है। तो प्रीवियस ईयर में अपना 23-24, तो 24 के फेव में अपने को 29 डेज मिल जाएंगे। इसके लिए आपने टोटल नंबर ऑफ डे 366 हो गए। यहाँ पे ये ईयर में 366 डे कंसिडर करने पड़ेंगे। उसमें का कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड अपने ने माइनस कर दिया, उसका 179 डेज वो इंडिया में स्टे कर लिया है, जो 182 डेज से कम है, तो हम इसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। ये पूरा का पूरा लिखना है अपने को सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग, और वो अपने को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जो पीरियड है अपने को इंडिया के बाहर कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस जो डेट दी है, जो मेंशन डेट है, वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये इंडिया के बाहर उसने स्टे कर लिया है। मस्त क्वेश्चन, समझा क्या? विथ एग्जाम्पल हो गया वो कंसेप्ट आपका। चलो नेक्स्ट, उसके बाद चलो ब्रेटली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्लियर है। हर फाइनेंशियल ईयर में वो 100 दिन इंडिया में रहता है, 100 दिन इंडिया में रहता है। दिस प्रैक्टिस हैज प्रैक्टिस फॉर द, मतलब पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में ये हर साल 100 दिन इंडिया में आता है और चले जाता है। फिर हर साल 100 दिन आता है। कंटिन्यूअस 100 दिन अपने को चेक नहीं करने के, पूरे ईयर में अपने को प्रीवियस ईयर 23-24 में पूरा चेक करना है। उसका स्टे इंडिया में 100 डेज का दे के रखा है। तो चलो फर्स्टली क्या करना है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने का है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए अपने को फर्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया तो वो बन जाएगा अपना रेसिडेंट, या फिर दूसरी कंडीशन है अपनी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ये डेज है यहाँ पे, इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, और ये दोनों में से और अपना, ये दोनों में से और। तो पहले तो 182 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यह आ गया कट है यहाँ पे। अब देखो 60 डेज इंडिया में, 60 डेज हर साल वो 100 दिन इंडिया में रहता है, तो पिछले साल 60 डेज हो गए, और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, हर साल 100 दिन रहता है, 100 दिन इंडिया में रहता है, तो 4 साल में वो 400 दिन इंडिया में रह गया। तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी, तो फर्स्ट केस में वो बन जाएगा अपना रेसिडेंट। फर्स्ट केस में वो बन जाएगा रेसिडेंट। अब अपने को चेक करना पड़ेगा ये रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है। तो अपने को फिर से 2 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उसको दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर वो दो प्रीवियस ईयर में कितने 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में से 2 ईयर में अगर वो रेसिडेंट बन गया, तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। एंड 730 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने, कितने पीरियड में, 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, ये दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर लेंगी, तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR बन जाएगा, और उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अब ये देखो रेसिडेंट बन जाएगा क्या वो 2 साल में, 10 साल में से वो 2 साल में रेसिडेंट बन जाएगा क्या? ये देखो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि वो 10 साल में रह रहा है तो रेसिडेंट तो बन जाएगा। पर क्या वो 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में रह रहा है? वो हर साल 100 दिन ही इंडिया में रह रहा है, तो 7 साल में वो 700 दिन इंडिया में रह रहा है। तो ये 730 डेज की कंडीशन अपन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं भाई। 730 डेज की कंडीशन अपन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। बस ये एक ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि वो रेसिडेंट बन रहा है 2 प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर देखे लिए अपन ने। तो पर अपने को रेसिडेंट ROR बनाने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी, नहीं एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR बन जाएगा अपना यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में देखो, ये देखो 400 दिन इंडिया में स्टे कर लिया उसने, तो 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 100 दिन हो गया उसके प्रीवियस ईयर में, 4 प्रीसीडिंग ईयर में 400 दिन हो गए। तो ये देखो ये बन जाएगा ही इज रेसिडेंट फॉर द AY 24-25। फर्स्ट कंडीशन अपनी रेसिडेंट की सेटिस्फाई हो गई। अब 7 प्रीवियस ईयर में वो 700 दिन रह गया, तो अपनी ये देखो 700 दिन रह गया, तो 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे 730 डेज से कम है, 730 डेज से उसका स्टे कम है, तो हम उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेंगे। समझा? उसके बाद क्या दिया है, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हो गया अपना
उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है अपना, वुड यू आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट्स टू Srinath of Indian citizen resides in Australia and represent Australian cricket team. इंडियन सिटीजन के लिए अपने को, अगर वो इंडिया में विजिट करने आ रहा है इंडिया में, इंडिया के बाहर स्टे उसका, तो क्या वो स्टे 182 डेज से, क्योंकि इंडियन सिटीजन के लिए अपन चेक करते हैं, इंडियन सिटीजन एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक शिप क्रू मेंबर के लिए, और एक विजिट करने इंडिया में आ रहा है, तो ये तीनों के लिए हम कितनी कंडीशन देखेंगे, एक ही कंडीशन देखेंगे 182 डेज बाद। तो यहाँ पे श्रीनाथ 182 डेज इन प्रीवियस ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली, सॉरी नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ पे अपने को इनकम नहीं दी है उसकी, अगर ये 15 लाख से अगर ज्यादा इनकम होती तो अपन 120 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन चेक करते, 120 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन भी चेक करते और 182 डेज वाली भी कंडीशन चेक करते। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती और वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा होता, तो हम उसे रेसिडेंट मान लेते, या फिर 120 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में अगर वो इंडिया में रहता था, तो हम उसको डायरेक्टली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेते। समझा? तो यहाँ पे श्रीनाथ जो है वो अपना बन जाएगा, ये देखो, द अबव फैक्ट ऑफ मिस्टर श्रीनाथ, इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहता है, विजिट्स इंडिया एंड ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम, क्योंकि उसका स्टे 120 डेज से कम है, 120 डेज से कम है, 120 डेज से कम है। 182 डेज की भी कंडीशन चेक करते थे और 120 डेज की भी चेक करते थे, और 120 डेज से कम है और 365 डेज की यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4 प्रीवियस ईयर में वो 400 दिन रह रहा है, पर अपने को 120 डेज एंड 365 डेज दोनों देखना पड़ता है, दोनों देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कोई फाइल ओपन मैंने, ये देखो, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन सिटीजन है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया, विजिट इन इंडिया, और अपने को उसका इनकम नहीं दिया है, तो अपन ये 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे फर्स्टली। पर अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 182 प्लस 120 डेज की अब वहाँ पे इनकम नहीं दी है अपने को, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि उसकी इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम है, और वो 120 डेज से अगर कम है तो हम मान लेंगे वो नॉन रेसिडेंट, मान लेंगे। वहां पे इनकम का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया आपने को, तो अपन अब आईसीआई ने जो दिया है वो मान लेंगे। अब उसकी इनकम, ये देखो थर्ड पॉइंट क्या है अपना, ये देखो 120 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने, तो 120 डेज और 365 डेज की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, प्लस 120 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि 120 दिन से ज्यादा स्टे, 365 डेज से ज्यादा स्टे 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, और उसकी इनकम हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि एक्सीड कर रही है 15 लाख। अब यह मान लिया है उन्होंने, यहाँ पे इनकम का कुछ दिया है क्या? इनकम का कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने अब मान लिया है इनकम ऐसे कंसिडर करनी है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने को दोनों प्रोस्पेक्टिव से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम नहीं दी है अपने को और उन्होंने इनकम के बेस पे सॉल्व कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन के बाद में। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट टाइम आ रहा है, अब यहाँ पे इतने समय के लिए रह रहा है वो, और अपने को चेक करना पड़ेगा, तो ये अपन चेक कर लेंगे कितना टोटल आ रही है इंडिया। ये देखो प्रीवियस ईयर में स्टे हो गया 70 डेज और 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे हो रहा है 355 डेज, तो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग 61 की कंडीशन। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ये 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ना अपने को, तो ये रेसिडेंट नहीं बनेगा। रेसिडेंट के लिए 182 भी होना और 60 डेज और 365, 60 हो गई पर 365 डेज की नहीं हो रहा, तो वो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट। समझा? इजी क्वेश्चन। अब उसके बाद ये HUF का है,
HUF ऑस्ट्रेलिया है, देखो बिजनेस ऑफ HUF ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है पूरा, एंड ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, ऑस्ट्रेलिया से पूरे डिसीजन ले रहे हैं। ही जो करता है HUF का, वो बॉर्न इन कोलकाता, मतलब इंडियन सिटीजन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 15 साल के बाद इंडिया में आ रहा है। तो अपन फर्स्टली देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का है। होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे, और होली इंडिया के बाहर रहा तो नॉन रेसिडेंट मान लेंगे HUF को। अब होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो हम कर्ता का स्टेटस देखेंगे। कर्ता अगर ROR है तो HUF ROR, कर्ता अगर RNOR है तो HUF भी RNOR अपन मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे, अब देखो ई स्टे कर रहा है इंडिया में, ये कब आ गया इंडिया में, देखो ही कम्स इन इंडिया 1/4/23 को आ गया, और ऑस्ट्रेलिया को इतने एक बार हो, मतलब दिसंबर में चल रहा है। तो इसकी पूरी टोटल ले ली आपने, पूरी टोटल ले ली यहाँ पे, तो ये आ गया स्टे 245 डेज इन इंडिया स्टे कर लिया उसने, तो ही इज रेसिडेंट। 182 डेज वाली कंडीशन और 60 डेज का कंडीशन, 182 डेज वाली कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई, 182 डेज वाली कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद तो अब ये नॉट कंडीशन, he does not satisfy the ordinary resident, तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि 15 साल से बाहर है तो रेसिडेंट होने का, 2 साल में रेसिडेंट होने का सवाल ही नहीं है, और 720 डेज का भी सवाल ही नहीं है, 730 डेज का, सॉरी 730 डेज का भी सवाल नहीं है। तो डायरेक्टली 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेसिडेंट बन गया, पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब यहाँ पे सिंस बिजनेस हैज ट्रांजिटेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड पॉलिसी टेकन देयर, तो अज्यूम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया, और हम मान लेंगे कि आउटसाइड इंडिया कंट्रोल हो रहा है, तो HUF भी नॉन रेसिडेंट है। में अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन नंबर 5, ये मस्त क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन, या बड़ा क्वेश्चन लेने का ये, अरे ये भी सॉल्व कर लेते, एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते। चलो अब ये मिस्टर अनिरुद्ध है, और उसका तीनों केस में अपने को इनकम निकालना है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट, तीनों केस में लेना है उसको, और उसकी इनकम निकालना है। तो फर्स्टली ये देखो, अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे किस किस को टैक्सेबल हो जाएंगे वो, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ इंडियन कंपनी रहा, रिसीव्ड इन जर्मन, इंडियन कंपनी का कुछ भी रहा, कैपिटल गेन हो रहा है इंडिया में हो रहा है, इनकम रिसीव डीम टू बी अक्रूड, रिसीव अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज, तो ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया है, तो ये सब के लिए, मतलब रेसिडेंट रहो, ROR हो, RNOR हो और NR हो, तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जापानीज कंपनी, रिसीव्ड इन जापान हो गया, बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड अक्रूड, डीम टू बी अक्रूड है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो ये बस रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट के लिए, नॉट RNOR के लिए, ROR के लिए, समझो ये ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, RNOR के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं, क्योंकि इनको डीम टू बी रिसीव जो इंडिया में रिसीव होती है वो, और जो बिजनेस सेटअप, प्रोफेशनल सेटअप और बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया से जो इनकम हो रही वही बस RNOR के लिए टैक्सेबल हो सकती है, और NR के लिए तो ये हो ही नहीं सकता, NR के लिए भी ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा इसका भार, तो ये बस रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ लंडन, लेटर रेमिटेड इन इंडिया, तो रेमिट हुआ है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, रेमिट हुआ है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, रेमिट हुआ है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। तो फर्स्टली ये कहा है, प्रॉपर्टी लंदन में की है, बैंक भी लंदन में की है, रिसीव्ड भी वही हो रही है, बाद में इंडिया में रेमिट हो रही है, तो ये बस फिर से ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। NR के लिए वो बाहरी है, RNOR के लिए वो भी बाहरी है, तो ये इनकम ROR के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। डिविडेंड इनकम ये तो बस तीनों के लिए, ROR
RNOR NR, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ये इंडियन कंपनी। एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में सिचुएटेड है। अब हमने बेसिक में एक कंसेप्ट पढ़ा था, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, पर उसके लिए एक कंडीशन था कि जो एग्री इनकम है वो इंडिया से होना। क्या ये एग्री इनकम गुजरात से हो रही, मतलब इंडिया से हो रही है, अपने भारत, अपने हिंदुस्तान की भूमि से हो रही है एग्रीकल्चर इनकम, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगी, एग्जम्प्ट। तो देखो यहाँ पे एग्जम्प्ट की क्या नहीं देखनी, हाँ एग्जम्प्ट की यहाँ पे भी। चलो तो देखो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है आपको? ये देखो अपने यहाँ पे तीनों कर लिया था, ROR RNOR NR, तीनों कर लिया था। ये देखो ROR RNOR NR के बाद में ये बस ROR के लिए, ये भी बस ROR के लिए, और ये तीनों के लिए इंडियन कंपनी का डिविडेंड है तीनों के लिए, और ये अपना हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट हो जाएगा ये देखो उन्होंने नोट दे के रखी यहाँ पे। अब ये जो एक मिनट, ओके, यहाँ पे रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन लंदन, ये जो लंदन की प्रॉपर्टी इन्होंने उसका डिडक्शन भी लेके रखा है, जो अपन हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, अभी पढ़े नहीं, जिसको याद होगा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के रखा होगा तो आपको याद आ जाएंगे 30% वहाँ पे अंडर सेक्शन 24 में इसका मिल जाता है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में देखो रेंट रिसीव्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और ये जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो अपन हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिखा है क्या? ओके बराबर। और यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम जो अपना एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, बेसिक में पढ़ा था अपन। ये हो गया। के बाद ये भी बता देता है, देखो सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब इसमें कंप्यूटेड, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कैलकुलेट होके आया है यहाँ पे। कंप्यूटेड मतलब ये पूरा नेट सैलरी इनकम है आपका, नेट, उसके सारे डिडक्शन हो गए, अलाउंस हो गए, सारा कैलकुलेशन हो गया। तो हमने पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर, ये देखो इंडियन गवर्नमेंट ने, ये देखो डेविड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो बाहर सर्विस दे रहा है। अब इसके लिए अपन जो सैलरी है, सैलरी जो है वही अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में अलाउंस अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये देखो, अब यहाँ पे है ना इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, ये भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा, तो अपन ये इनकम लेंगे उसकी। और उसके बाद में इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर इन नेपाल, इंडिया से हो रही इनकम नहीं, इंडिया में रिसीव हो रही नहीं, ये है कहीं दूर, इंडिया से कहीं दूर है ये आदमी, कहाँ है नहीं दिया आपने को, ये देखो कनाडा में दिया है। तो ये इनकम अपने को नेपाल की जो एग्रीकल्चर की इनकम है ये इंडिया में रिसीव हो रही है नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की है, तो ये एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं आता। तो ये भी इनकम अपन यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये डीम टू बी अक्रू रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू, और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम अगर बाहर की होती और रिसीव्ड इंडिया में होती तो अपन मान लेते, पर ये बाहर की और बाहर के बाहर ही उसको मिल जा रही इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम बाहर की, तो अपन एग्जम्पशन का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी सेम आ जाएगा, बाहर के बाहर उसको इनकम जा रही तो इंडिया का सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ भी अपने को बस 5 और 2 6 लाख उसका बन जाएगा इनकम, 6 लाख बन जाएगा उसका इनकम। समझा? अपने को ये लिखना पड़ेगा भाई, कैसा है कि क्या है, आप एक बार पढ़ लो, आपको मैं लॉजिक तो दे दिया, आपको बस एक बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाए ये बात। ये कौन सा है? ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाला ही है ना, सॉरी कंसल्टेंसी रिलेटेड फीस है। तो देखो मिस विविथा जो दे रही है $5,000, ये बाहर का कोई तो ये कंसल्टेंट कोलंबो का है, तो उसको कंसल्टेंसी फीस दे रही है, और ये कंसल्टेंसी फीस क्या कहाँ यूज हो रही है? इंडिया में।
तो ये जो इनकम उसको मिल रही है, क्योंकि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में कंसल्टेंसी फीस आ जाएगा, कंसल्टेंसी फीस आ जाएगा। और वो जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंट ने दिया और इसकी इनकम जो है वो बिजनेस उसका इंडिया में या फिर कोई इनकम सोर्स उसने इंडिया में अगर सेटअप कर लिया, तो वो जो इनकम बाहर जो फीस फॉर कंसल्टेंसी दे रहा है उसके लिए वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। तो ये 5,000 इसके लिए डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। देखो, नॉन रेसिडेंट है, चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ इन हिज हैंड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको मान लेंगे हम। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेसिडेंट ने दिया और उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में, अगर ये इनकम, ये जो उसने टेक्निकल सर्विसेज बाहर का कोई बिजनेस होता उसके लिए लेता, तो ये इसके हाथ में, जो कोलंबो को ये आदमी, क्या नाम है उसका, उसके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होता था, समझा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप होमवर्क ही करो, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करो, मस्त क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन आपको आ गया, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन नंबर 5, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये आपका मैटर ही खत्म हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अगर सही आ गया तो आपका सारे इशू खत्म, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई हरा नहीं सकता इसके बाद। चलो, उसके बाद में टेस्ट योर नॉलेज के आप क्वेश्चन देख लो एक बार, और आपका चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। इसमें भी वही क्वेश्चन आ जाएगा, आपका सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सेम सॉल्व करने हैं आपने को। अगर कुछ दिक्कत आई तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इसके लिए अपन देखेंगे, अगर बाद में टाइम था तो इसका वीडियो बना लेंगे, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए तो आराम से हो जाता। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट हेड या फिर जो भी अपन चालू कर सकते, देखते हैं, मिलते हैं तब। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।